रात 8 बजे के सूत्रधार में देखिए, देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम खराब करने वाले शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जद में आए राजधानी रायपुर वाले सेठ। ईडी की चार्जशीट ने किया बड़ा एक्सपोज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी राम गोपाल अग्रवाल के पीए ने लिए थे शराब घोटाले के 850 करोड़ रुपए से ज्यादा। फिलहाल फरार बताए जा रहे अग्रवाल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे सटीक, सबसे खास, पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम करने वाले करीब 2,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शराब घोटाले में एक बार फिर नया अपडेट आया है। शराब घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ईडी की चार्जशीट एक के बाद एक कई गहरे राज खोल रही है। ताजा खुलासे में राजधानी रायपुर वाले सेठ का नाम आया है, जो घोटाले के वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक उस वक्त सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को शराब घोटाले का बड़ा अवैध कमीशन पहुंचाया जाता था, जो रायपुर वाले सेठ यानी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी के पीए देवेंद्र दड़सेना रिसीव करता था। ईडी ने यह रकम 850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर वाले सेठ फिलहाल फरार चल रहे हैं। ईडी समन पर समन भेज रही है उन्हें, लेकिन वो जांच के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसी आधार पर ईडी उन्हें फरार बता रही है। ईडी को आशंका है कि उन्हें कोई बड़ी सियासी ताकत जांच एजेंसी की गिरफ्त से बचा रही है, क्योंकि सेठ के पास कई बड़े बड़े लोगों के गहरे राज हो सकते हैं। मगर सवाल यह है कि जब ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चैतन्य बघेल को दबोच सकती है, पकड़ सकती है, जेल में डाल सकती है, तो फिर रायपुर वाले सेठ अब तक पकड़ से बाहर क्यों हैं? आखिर कौन है वो सेठ और उनके जरिए कैसे होता था शराब घोटाले के अरबों रुपए का लेन देन? देखिए रायपुर से दासूत्र की ये खास रिपोर्ट। कभी प्रियंका गांधी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे शख्स ही रायपुर वाले सेठ हैं। इनका नाम है राम गोपाल अग्रवाल, जो भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। इनकी सियासी पहुंच और रसूख का अंदाजा इन तस्वीरों से आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही इससे भी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चैतन्य बघेल 3 महीने से जेल में हैं, लेकिन राम गोपाल अग्रवाल को ईडी अब तक नहीं पकड़ पाई है। अग्रवाल का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका नाम ईडी की चार्जशीट में आया है। इन्हें ईडी ने शराब घोटाले का बड़ा खिलाड़ी बताया है। चार्जशीट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की अवैध रकम कांग्रेस मुख्यालय जाती थी। ये पैसा तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के पीए देवेंद्र दड़सेना रिसीव करते थे। रामगोपाल अग्रवाल और उनकी कारगुजारियों की कहानी ईडी की चार्जशीट के पेज नंबर 15 से शुरू होती है, जो 17 और 18 नंबर पेज तक चलती जाती है। ईडी की जांच के दौरान दर्ज बयानों के मुताबिक सत्तारूढ़ दल को अवैध कमीशन का बड़ा हिस्सा पहुंचाया जाता था और जाहिर तौर पर उस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार थी। शराब घोटाले के करीब 1,000 करोड़ रुपए इधर से उधर करने वाले लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल ने बताया कि उसने चैतन्य बघेल के साथ मिलकर अवैध पैसों का हिसाब किताब संभाल रखा था। ये रकम उन्हें कारोबारी अनवर ढेबर और दीपेन चावड़ा के जरिए मिलती थी, जो बाद में राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाई जाती थी। ये पैसा देवेंद्र दड़सेना नाम का व्यक्ति कलेक्ट करता था, जो राम गोपाल अग्रवाल का सहायक था। ईडी ने मामले से जुड़े के श्रीवास्तव और देवेंद्र दड़सेना से भी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने पप्पू बंसल के बयान की तस्दीक की। पप्पू ने यह भी बताया कि रामगोपाल अग्रवाल को रायपुर का सेठ कहकर संबोधित किया जाता था और चैतन्य बघेल को पप्पू और अग्रवाल के बीच अवैध पैसों के लेन देन की पूरी जानकारी थी। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान भूपेश बघेल ने भी साफ कहा था कि अनवर ढेबर उनके पास कुछ सामान भेजेंगे, जिसे आगे रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाना है, और पैसा भेजने की जगह हमेशा राजीव भवन रायपुर छत्तीसगढ़ निर्धारित थी।
ईडी के मुताबिक 80 से 100 करोड़ रुपए के श्रीवास्तव और 860 से 880 करोड़ रुपए कांग्रेस मुख्यालय में देवेंद्र दड़सेना को दिए जाते थे। ईडी फिलहाल रामगोपाल अग्रवाल को फरार बता रही है। उन्हें सितंबर में ही कई बार समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो आज तक जांच के लिए नहीं पहुंचे। वहीं अग्रवाल के पीए देवेंद्र दड़सेना को जुलाई में समन भेजे गए थे, जिसके बाद दड़सेना ने बयान दर्ज करा दिए हैं। जांच के तमाम बिंदुओं के आधार पर ईडी आगे बढ़ रही है और अभी कई और चौंकाने वाले खुलासे होने के आसार जताए जा रहे हैं। अब देखते हैं ईडी सेठ जी को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि चैतन्य बघेल तो 3 महीने से करीब जेल में है, उन तक ईडी पहुंच चुकी है और आसार हैं कि सेठ जी जल्द पकड़ में आ जाएंगे। तो इसी खबर के साथ सूत्रधार को यहीं देते हैं विराम। नई खबर के साथ कल फिर इसी समय इसी चैनल पर करेंगे मुलाकात। तब तक पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.dasootra.com और YouTube चैनल पर देखते रहिए हमारे खास वीडियोस। आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या फिर किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी बीमा योजना का लाभ देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी और उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो समाज में हमें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि मान लेना गलत है कि प्राइवेट डॉक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है। इसमें 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की गई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। लेकिन मंच पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्वारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नदारत दिखे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन था मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में तेज हवा चल रही है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। समुद्री तटों पर लहरें ऊंची उठ रही हैं। चारों राज्यों के तटीय इलाकों में 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सोमवार मंगलवार को दक्षिण मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। सर्जरी के बाद श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार हो रहा है। वो जल्द ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। जानकारी क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ ने एक रिपोर्ट में दी है। इसके पहले BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया था कि श्रेयस को ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल से उनके डिस्चार्ज होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। श्रेयस के परिवार के सदस्य जल्दी सिडनी पहुंचेंगे ताकि उनके साथ रह सकें और रिकवरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।